अभी आपसे लगातार मैं वार्ता करूंगा। अभी आपकी बात सुनकर के मुझे एक दुष्यंत कुमार का शेर याद आता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आप यहाँ सूरत बदलने की दृष्टि से यहाँ अपना जो आपका आगमन है उस दृष्टि से आए हैं। आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी मैं केवल निष्पक्ष भावना से आदरणीय भट्ट जी से सवाल जवाब कर रहा हूँ और अपने भी विचार आपके सामने रख रहा हूँ। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने आज ये हमारे गांव का जो दौरा किया है, यहाँ आपको क्या कमियाँ नज़र आई हैं और क्या संभावनाएं नज़र आई हैं माननीय भट्ट जी? अगर आपके गांव को जोड़ा जाए तो इस 95 ब्लॉक में 110 से ज़्यादा तहसील हैं। किसी भी गांव की आप कहानी देख लीजिए, जैसी आपकी है वैसी वहीं की है। मैं पूछना चाहता हूं आपको, आप पीएचडी होल्डर हैं, आपने इस राज्य में कुछ तो सपने देखे होंगे कि मैं यदि शोध करा हूं तो मुझे मेरी सरकार पूछे, मेरी योग्यता का सरकार इस्तेमाल करे ताकि मैं देश के काम आ सकूं। क्या आपको सरकार ने वो सुविधाएं दी? कौन दोषी है इसका? मैं वो नेता नहीं हूं कि मैं आपके सामने लच्छेदार बात करूं। घूमकर बात वही आती है कि सत्ता में बेईमानों को बैठाओगे तो प्रतिभाओं का दमन तो होगा। आपके गांव में पलायन है। आपके गांव में जंगली जानवर आपके खेती को खराब कर रहे हैं। आपके नौजवान बच्चों को केवल रोटी के लिए गांव छोड़ना पड़ रहा है। इसका दोषी कौन है? 10,000 रुपये में यदि कोई दिल्ली नौकरी करेगा वो जीवन नहीं जी सकता, उसका मानव जीवन उसका तबाह हो जाएगा। 10,000 में लोग घर नहीं चला सकते। ये काम सरकारों का था कि गांव के अंदर खुशहाली, गांव से पलायन को रोकना। हम चाइना, तिब्बत और नेपाल से घिरी हुई सीमा के देश हैं। हमको सरकारों को गांव में बसाने के लिए अतिरिक्त सुविधा देने की ज़रूरत है। मगर क्या हो रहा है? हमारे गांव के अंदर जिस तरीके से बाहर के लोग बस रहे हैं, जितनी तेज़ी से हमारा पलायन हो रहा है, एक दिन देश की सीमा को सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, सेना का मनोबल को सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा संकट है। और आपका गांव जितना पिछड़ा है, मैं साधुवाद देता हूं आपके पिता को, जिन्होंने अपने बच्चे के अंदर सामाजिक क्रांति पैदा करने के लिए उसको कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरक्की करो। और आपने आज ये साबित कर दिया है कि दूरस्थ क्षेत्र में रहकर भी पीएचडी कर न सिर्फ राज्य का नाम रोशन करा, बल्कि आपने अपने गांव का नाम भी रोशन किया। आपसे मात्र 4 किलोमीटर दूर आईएएस सचिव अमित नेगी है और 4 किलोमीटर दूर एक ही ग्राम सभा का आदमी, और आज आप पीएचडी करके निकले हो। मेरा दावा है जिसने संस्कृत में व्याकरण किया हो, जो संस्कृत में पीएचडी हो, यदि उत्तराखंड सरकार उसका सही इस्तेमाल करे तो विश्व के अंदर आपका क्षतिज पर नाम होगा। मगर किसी नेता की इतनी औकात है जिसने कभी आपके सामने इस तरह की बात करी होगी? आप मेरे जिस तरीके से तीखे सवाल कर रहे हो, अगर मैं राजनीतिक रूप से परिपक्व ना होता तो शायद मैं आपके गांव से निकल के जा चुका होता। मेरा एक कहना है, हमने इस राज्य के लिए अपना जीवन खपाया है, मर जाएंगे मगर उत्तराखंड की प्रतिभाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। जिस दिन यूकेडी सत्ता में आएगी, उत्तराखंड के नौजवान बच्चों का जीवन में वो खुशहाली पैदा करेंगे। ये कौन से कारण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 400 करोड़ में पर्वतीय विकास मंत्रालय था उत्तर प्रदेश में, तब भी हम लोग पिछड़े हुए थे। आज 53,000 करोड़ का बजट है, उसके बावजूद भी गांव का व्यक्ति पिछड़ रहा है, गांव की प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल रहा। इसका दोषी कौन है? मैं जब कहता हूं दोषी कौन है, तब लोग बोलते हैं सरकार। सरकार नहीं, दोषी आप हैं, दोषी हम हैं, जो अपने मत को दान को जो है करने में कहीं गड़बड़ करते हैं। इसीलिए हमारे बच्चों के भविष्य को बाहर वाले लूट रहे हैं। इसे बदलने की जरूरत है। इसीलिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, सामाजिक क्रांति पैदा कर रहा हूं। जिस दिन समाज जाग जाएगा उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ का पहाड़ी अपने विकास के लिए स्वयं अपनी सरकार को चुनेगा। बहुत से सवाल हैं, मैं निराश नहीं हूं। मेरा ये मानना है संघर्ष करेंगे, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोगों ने भी लगातार पढ़ा है और अनेक लोगों का सामना किया है, लेकिन ऐसे किसी ने आमंत्रण दिया हो कि आप पूछिए हमसे, ऐसा आज तक किसी नेता ने हमारे साथ नहीं किया।